लोकतंत्र के अंदर कभी मीडिया जो चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वो पूर्णतः ध्वस्त हो चुका है। और वस्तुस्थिति देखो तो लोकतंत्र की सभी संवैधानिक संस्थाएं विगत 9 वर्षों में मोदी भाजपा संघ ने ध्वस्त कर दी है। चाहे पार्लियामेंट है, चाहे आपका प्रशासन विधायिका है आपकी, और चाहे आपका सुप्रीम कोर्ट है, और चाहे आपका मीडिया है, और चाहे आपकी जनता है जो पांचवी शक्ति गिनी जाती है। आपको याद होगा, एक बार मैं फरीदाबाद में आया था तो मैंने इसी विषय पर लेक्चर दिया था, जिसमें चौधरी वीरेंद्र सिंह भी थे और आप लोग भी थे, कि जनता सोई पड़ी है और जो जनता है उसको धर्म की अफीम चटाकर एक दिशा में ले जाया जा रहा है। और मीडिया जिस तरह का व्यवहार इस देश में कर रहा है, मैं तो पिछले व्यक्तिगत रूप से लगातार लिख भी रहा हूं, कह भी रहा हूं कि जब तक विपक्षी दल और विशेषकर कांग्रेस मीडिया पर स्टैंड स्पष्ट नहीं लेगी और स्पष्ट रूप से ये घोषित नहीं करेगी कि भाई जो भी मीडिया कर्मी, जो भी मीडिया संस्थान संविधान के अनुसार स्वतंत्र और निष्पक्षता से अपनी रिपोर्टिंग नहीं करेंगे, हम अपने शासित राज्यों में उनको किसी भी तरह की सरकारी सुविधाएं नहीं देंगे, सरकारी विज्ञापन नहीं देंगे, पार्टी विज्ञापन नहीं देगी, पार्टी नेता विज्ञापन नहीं देंगे। जब तक ये कड़ा स्टैंड नहीं लिया जाएगा, मीडिया नहीं सुधरने वाला। और अत्रे जी ने ठीक कहा है, न्यूज चैनल तो 85% अडानी और अंबानी के हो चुके हैं, पूर्णतः उन पर कब्जा हो चुका है। अब मीडिया गलत बहस कर रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विपक्ष की एकता होगी? और क्या विपक्ष की एकता में नीतीश कुमार जी ममता जी के साथ समझौता कर लेते हैं तो नीतीश कुमार जी क्या बंगाल में ममता जी की सपोर्ट कर देंगे? कुछ है वोट नीतीश जी के पास? ममता जी के पास क्या बिहार के अंदर है? तमिलनाडु के डीएमके की वोट क्या उत्तर प्रदेश में है या आसाम में है? या एनसीपी कोई समझौता कर लेती है तो वो हरियाणा या उत्तर प्रदेश या बंगाल या बिहार में कोई किसी की मदद कर देंगे? क्या उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से बाहर किसी की कोई मदद कर देंगे? एकता विपक्ष में क्या होगी कि कहीं ना कहीं कोई, हर दल, जितने क्षेत्रीय दल हैं, अगर किसी को समझौता करना है अपने अपने राज्यों के अंदर और प्रभावी रणनीति अपने अपने राज्यों में बनानी है, कम ज्यादा उनको कांग्रेस से ही समझौता करना है। बिल्कुल, चाहे कांग्रेस को आप 2 सीट दो, चाहे 10 सीट दो, वो एक अलग, उसे उस बहस में मैं नहीं पढ़ रहा। पर चाहे उत्तर प्रदेश है, चाहे बिहार है, चाहे बंगाल है, चाहे उड़ीसा है, चाहे महाराष्ट्र है, अगर आपने कहीं कोई समझौता करना है, चाहे तमिलनाडु है, कांग्रेस को दरकिनार रखकर कैसे विपक्षी एकता हो सकती है? क्या ये इतने बड़े नेता जो राजनीति कर रहे हैं, अपने अपने राज्यों में मुख्यमंत्री है, उनका जनता में व्यापक प्रभाव भी है, वो मूर्ख है जैसा मीडिया उनको करता है? क्या वो वस्तुस्थिति नहीं जानते? हाँ, क्योंकि इन सभी दलों का अपने अपने राज्यों में कांग्रेस से टकराव है। इसलिए जब तक कोई व्यापक विपक्षी एकता नहीं होती, सब अपनी अपनी पोजिशनिंग लेंगे। कोई ये थोड़ी कहेगा कि हम कांग्रेस को नेता मान लेंगे, क्योंकि अगर वो कांग्रेस को नेता अगर कल ममता बनर्जी कहती है तो क्या उसे बंगाल में नुकसान नहीं होगा? क्या सपा को उत्तर प्रदेश में नुकसान नहीं होगा? तो जब तक कोई अंतिम निर्णय आपस में बैठकर नहीं हो जाता, कोई मिनिमम कॉमन प्रोग्राम नहीं बन जाता, कोई भी दल ये कैसे कहेगा कि मैं फला दल को अपना नेता मानकर या फला व्यक्ति को अपना नेता मानकर चुनाव लड़ूंगा? ये संभव ही नहीं है। दूसरा, क्या हम देश को बेवकूफ समझते हैं क्या? मुझे तो आश्चर्य होता है इस मीडिया की सोच पर, अकल पर। क्या ये देश मूर्ख है? जब हरियाणा के अंदर एक वोट नीतीश कुमार की नहीं, एक वोट ममता की नहीं, एक वोट डीएमके की नहीं, तो हरियाणा के लोग या मध्य प्रदेश के लोग या राजस्थान के लोग
या कर्नाटक के लोग या पंजाब के लोग, हिमाचल के लोग, उत्तराखंड के लोग, इनको प्रधानमंत्री आप घोषित कर दोगे, मान लो किसी नेता विशेष को, उसको नेता मानकर वोट दे देंगे। वो जानते भी नहीं ये लोग कौन है। प्रधानमंत्री का कौन होगा ये तो लड़ाई ही नहीं है। और ना कभी कांग्रेस विधिवत रूप से हमारा कौन प्रधानमंत्री होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, ये मानकर चुनाव लड़ती। हाँ, अपने अपने नेता को मानकर चुनाव लड़ते हैं। अब कांग्रेस का नेता राहुल गांधी है तो वो कहेंगे हम राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेंगे, जेडीयू कहेगी हम नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, टीएमसी कहेगी हम ममता बनर्जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, सपा कहेगी हम अखिलेश जी के नेतृत्व में लड़ेंगे, डीएमके कहेगी हम स्टालिन जी के नेतृत्व में। जहां जहां इन नेताओं की मास अपील है वो उसी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा। और यही कांग्रेस कह रही है। और ना कांग्रेस को नेतृत्व के लिए लड़ रही है। अगर कांग्रेस या गांधी परिवार प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ता तो 2004 में सोनिया गांधी को कौन रोक रहा था प्रधानमंत्री बनने के लिए? 2009 में सारा कैंपेन किसने चलाया था? राहुल गांधी ने चलाया था, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने तो नहीं चलाया। मुख्य चेहरा कौन था कैंपेन का? राहुल गांधी था। अगर कांग्रेस को राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना होता तो 2009 में भी बना सकते थे। तो कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई भी आग्रह नहीं है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने या व्यक्ति विशेष प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस का तो बड़ा स्पष्ट रूप से सोच रहा है कि भाई हम व्यापक एकता से चुनाव लड़े, पहले हम अपना गठबंधन करें और गठबंधन करने के बाद यदि हम चुनाव जीत जाते हैं तो हम सभी गठबंधन के साथी मिलकर तय करें कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो ये प्रधानमंत्री पद की लड़ाई की बात केवल मात्र मोदी जी और उनके जो पैसे के जो भाड़े के पत्रकार, भाड़े के विश्लेषक जो हैं, मैं तो इन्हें पत्रकार भी नहीं कहता, वर्षों से पत्तलकार कहता हूं। पत्तल चाटते हैं, जिसकी खाते हैं पत्तल उसी की जय बोलते हैं। तो ये लोग एक भ्रम का वातावरण देश के अंदर फैला रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। और आम जनता भी इस बात को अब समझने लगी है। जितने जन आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो किसानों के आंदोलन है, चाहे दूसरे कर्मचारियों के आंदोलन है, लोग एक एक चैनल के पत्रकार को नाम ले लेकर किस तरह बेइज्जती करते हैं ये भी आपके सामने है। और मुझे तो बड़ा कोई आश्चर्य नहीं होगा, मुझे माफ करना, चाहे कौन जीते कौन हारे, मैं इस पर भी कोई ज्यादा परवाह नहीं कर रहा। पर आप देख लेना, अगर हमारे मीडिया कर्मियों की यही हालत बनी रही, यही रवैया बना रहा, तो एक समय ऐसा आएगा जिस तरह नेताओं और पार्टियों से आक्रोशित होकर लोग नेताओं के मुंह काले करते हैं, नेताओं को गो बैक के नारे लगाते हैं, इन मीडिया कर्मियों के भी मुंह भी काले होने लग जाएंगे। इनको सभाओं में बुलाना बंद हो जाएगा और इनका सामाजिक बहिष्कार भी हो जाएगा। अब ये मीडिया कर्मियों को सोचना है कि वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ रहकर जो संविधान में हमने इनको लिबर्टी दी है उसका पालन करते हुए अपनी प्रतिष्ठा को बनाए रखना चाहते हैं या अपनी प्रतिष्ठा को दूरदर्शित करना चाहते हैं। मैं आपसे ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, कर्माणी जी आप अच्छी तरह जानते हो, मैं एक साधारण व्यक्ति हूं, एक गरीब तरह खबरों तो जहद करनी पड़ती थी, आप तो मुझे वर्षों से देखते हैं। और हरियाणा के अंदर मैं खुद शिकार हूं, हेमंत अत्री जी चले गए, ये भी संपादक थे, इनको भी पता होगा मेरी तो खबरें कैसे रुकवाई जाती थी। और आज भी मेरे साथ तो यही हो रहा है, क्योंकि मैं किसी को विज्ञापन देने की स्थिति में नहीं हूँ, किसी को पैसा देने की स्थिति में। और मुख्यमंत्री जितने भी ज्यादातर रहे हैं, आपको मालूम है, चौटाला से लेकर बंसीलाल तक सभी ने मेरी खबरें रुकवाने की हमेशा कोशिश की है। तो ये जो सत्ता प्रतिष्ठान है ये अपना दबाव बनाता था, पर पहले पत्रकार रीढ़ के होते थे, संपादक अपनी रीढ़ के होते थे, वो अपनी रीढ़ पर खड़े रहते थे और मालिकों का हस्तक्षेप नहीं होता था।